सादर वंदे मित्रों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर अपना जो चैप्टर चल रहा है वह है आपके बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं यूनानी व हूण जातियों के बारे में। यूनानियों की तरफ से सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ है उसमें सिकंदर महान की डिटेल और सबसे अंत में जो आत्मसात होते होते इस जाति के अंदर मेनांडर की जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। इसकी सविस्तार हम जानकारी पढ़ने वाले हैं। साथ ही आज हम हूण जाति के बारे में प्रमुख ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने वाले हैं, उनके आक्रमणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके द्वारा प्रचलित सिक्कों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके द्वारा जो अंगीकार धर्म किया गया था उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो शुरू करने वाले हैं हम बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण के अंदर यूनानी व हूण जातियों के बारे में। यूनानी व हूण जातियों के बारे में बात शुरू करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं यूनानी जाति के बारे में। यूनानी जाति के बारे में बात कर लेते हैं तो यूनानी जातियों का जो आक्रमण हुआ इसमें सर्वप्रथम हमें डिटेल पढ़ने को मिलती है सिकंदर महान के बारे में। तो सिकंदर महान के बारे में थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी हम पढ़ लेते हैं। सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम बताया जाता है, इनके गुरु का नाम क्या बताया जाता है, ये कितने वर्ष की आयु के अंदर कब भारत की तरफ अपना विश्व विजेता का जो स्वप्न है उसको संजोते हुए भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा था, इसके बारे में हम जानकारी शुरू कर रहे हैं। तो सुनिए आप, सिकंदर महान जो है इसका अगर अन्य नाम हम देखें तो नाम अलेक्जेंडर भी बताया जाता है। अलेक्जेंडर भी सिकंदर का नाम बताया जाता है। सिकंदर महान जो है इनका जन्म बताया जाता है मकदूनिया के अंदर। मकदूनिया कहाँ पड़ता है तो मकदूनिया जो है ये यूनान के अंदर पड़ता था। मकदूनिया जहाँ पर जन्म बताया जाता है सिकंदर महान का। सिकंदर महान के पिता का कई बार नाम पूछा जाता है। पिता का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट बताया जाता है क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों के अंदर सर्वप्रथम जो पितृहंता कहलाता है उसे सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, सिकंदर के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर के नाम से उसे जाना जाता है। तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय के नाम से जाना जाता है। सिकंदर महान फिलिप द्वितीय इसके पिता कहलाते हैं। और सिकंदर महान जो है बचपन से ही इनका एक स्वप्न हुआ करता था, वह था विश्व विजेता बनने का। विश्व विजेता बनने का स्वप्न अपने दिल में संजोते हुए सिकंदर महान की जब उम्र बताई जाती है 20 वर्ष, कितनी वर्ष, 20 वर्ष की जब आयु बताई जाती है तो सिकंदर महान ने अपने पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी और हत्या करके मकदूनिया का शासक बन बैठा। मकदूनिया का शासन बनने के बाद में इसने यूरोप के बहुत सारे इलाकों को जीता, साथ ही अफ्रीका के कुछ इलाकों को भी जीता। साथ ही आगे बढ़ते हुए इसने अपना जब राज्य स्थापित हो गया तब इसने अपने नाम पर सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की और अपने दिल में विश्व विजेता का स्वप्न संजोते हुए ये इस टूर पर, ऐतिहासिक टूर पर निकल पड़ा है। और सिकंदर महान की जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो सिकंदर महान के गुरु का नाम भी हमें जानने को मिलता है। गुरु का नाम क्या देखने को मिलता है तो सिकंदर के गुरु का नाम बताया जाता है अरस्तु, जो प्रमुख एक दार्शनिक बताए जाते हैं। तो बात आगे बढ़ते हैं कि विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर महान जो है इसे सर्वप्रथम कौन सा युद्ध करना पड़ा है भारत की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो सिकंदर महान को विश्व विजेता बनने के लिए सर्वप्रथम 527 ईसा पूर्व में ईरान के शासक को किस युद्ध के अंदर हराया था। यह युद्ध कई बार पूछा जाता है, समय भी पूछा जाता है, युद्ध का नाम भी पूछा जाता है। हालांकि ईरान के शासक का जिक्र ज्यादा हमें पढ़ने को मिलता नहीं है। तो सुनिए आप, 527 ईसा पूर्व में विश्व विजेता सिकंदर महान के द्वारा ईरान के शासक को किस युद्ध के अंदर, अराबेला के युद्ध के अंदर हराकर भारत की तरफ वो आगे बढ़ा। जब भारत की तरफ आगे बढ़ा है तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत में रहते हुए सिकंदर महान ने कितना समय भारत में रहते हुए व्यतीत किया। तो ये सवाल पूछा गया है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सिकंदर महान कुल 19 माह तक भारत के अंदर रहा था। कितने माह तक, 19 माह तक भारत के अंदर रहा था। सिकंदर महान जो है इनकी सेना बहुत ही तेज तरह तुर्कमान घोड़ों के साथ में और लाव लश्कर के साथ में इनकी सेना आगे बढ़ती थी। ये बर्फीली नदियों के ऊपर से भी, जमी हुई नदियों के ऊपर से भी आगे निकल जाते थे। इनके तीरंदाज जो घुड़सवार हुआ करते थे ये बहुत ही तेज तरार बताए जाते हैं युद्ध पराक्रम के अंदर। बात अगर इनके सेना नायकों की पूछ ले तो पहला नाम आता है आपके निरियाकस और दूसरा
नाम आता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का जिक्र हमें बहुत बार भारतीय इतिहास के अंदर पढ़ने को मिलता है। जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तब इसकी जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। जब सिकंदर महान भारत की तरफ आगे बढ़ा तो मैं बता देता हूं कि उत्तर और पश्चिम की तरफ से जो भी आक्रमणकारी भारत में आते हैं उन्हें कौन से पर्वत को लांग कर आना पड़ता है। तो पर्वत जो इस दिशा के अंदर पड़ता है इसे हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो हिंदुकुश पर्वत अब आगे आ रहा है तो यहाँ पर भारत के कुछ गद्दारों का रोल यहाँ पर सामने आ जाता है। सवाल एक बार पूछा गया था कि भारत के सबसे सर्वप्रथम पहले देशद्रोही का नाम बताइए। तो भारत के पहला देश जो द्रोही बताया जाता है वह तक्षशिला का शासक बताया जाता है जिसका नाम आम्बी बताया जाता है। क्या नाम बताया जाता है? पहला जो देशद्रोही है इसका नाम आम्बी बताया जाता है और दूसरा एक और देशद्रोही बताया जाता है जिसका नाम शशिगुप्त के नाम से जाना जाता है। पहला देशद्रोही हो गया आम्बी जो तक्षशिला शासक था और दूसरा हो गया शशिगुप्त जो हिंदुकुश पर्वत के इर्द गिर्द इनका शासन हुआ करता था। इन दोनों ने आगे बढ़कर सिकंदर महान का आत्मसत्कार किया, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न आदि भेंट किए सिकंदर महान को और प्रेरित किया भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। किसके ऊपर? भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। बात कर लेते सिकंदर महान जो भारत के अंदर संघर्षशील था, भारत को जीतने के लिए आगे बढ़ा था। तो सिकंदर महान का भारत में जो संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन किन किन जातियों के साथ में देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम जिक्र आता है अश्मक जाति का। अश्मक जातियों से सिकंदर महान को संघर्ष करना पड़ा था इस सिंध प्रदेश के अंदर और पराक्रमी जाति अश्मक के द्वारा बहुत समय तक सिकंदर महान का सफल प्रतिरोध किया गया, लेकिन बाद में कूटनीतियों के सहारे से सिकंदर महान ने इस युद्ध को भी जीत लिया और 40,000 अश्मक सेना नायकों को बंदी बना लिया अपने गुलाम के तौर पर। बाद में इन्हें अपने सेना के अंदर भर्ती कर लिया। आगे बढ़ते दूसरा संघर्ष जो है यह अश्वकायनों से संघर्ष हुआ था, स्पेशली सिकंदर का। और अश्वकायनों की तरफ से जो सिकंदर का जो विरोध करने वाला शासक बताया जाता है उसे अष्टक के नाम से जाना जाता है। अब अष्टक जो है ये किस दुर्ग में रहा करता था? अष्टक से संबंधित जो दुर्ग बताया जाता है उसे मशक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सम्राट अष्टक ने कई बार ऐसे कंडीशन पैदा कर दिए कि सिकंदर महान को भागने जैसी कंडीशन लगने लगी, भागने जैसी सेना को हारने जैसी कंडीशन प्रतीत होने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से सिकंदर की सेना से निकला हुआ एक तीर अचानक से आकर राजा अष्टक के आंख में घुस गया, जिसके कारण वो मूर्छित हो गया और मूर्छित हालत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा विरोध हमने पढ़ लिया सिकंदर महान का। तीसरा विरोध जो है वो पौरवों से संघर्ष। अब सिकंदर महान की जो सेना भारत की तरफ आगे बढ़ी है तो भारत में रहते हुए सिकंदर महान ने कौन कौन से प्रदेश जीते, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम आता है नाम काबुल। काबुल को जीत लिया, उसके बाद में कंधार को जीत लिया। कंधार के बाद में सिकंदर महान की सेना ने बलूचिस्तान को जीत लिया और अंत में हेरात आदि 4 प्रदेशों को सिकंदर महान की सेना ने जीत लिया था। जरूर याद रखना है अपने को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो संघर्ष देखने को मिलता है सिकंदर महान को वह पौरवों से संघर्ष। अब पौरव जो है यह शासक हुआ करता था जिसका नाम था राजा पौरश। राजा पौरश का शासन कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ मैंने आपको इंडिकेट किया, यहाँ पर जो संकेत के तौर पर जे लिखा है। तो इस नदी का नाम बताया जाता है झेलम, जो सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में जगत विख्यात बताई जाती है। तो झेलम नदी के किनारे जिस शासक का शासन हमें देखने को मिलता है उसका नाम उस शासक का नाम जो देखने को मिलता है वो है आपके राजा पौरश। राजा पौरश का शासन हमें देखने को मिलता है। अब राजा पौरश बहुत ही बलशाली और पराक्रमी शासक था। जब सिकंदर महान की सेना ने राजा पौरश से संबंधित झेलम नदी और चिनाब नदियों के मध्य युद्ध स्थली में इन दोनों का आमना सामना हुआ तो यह युद्ध भेंट चढ़ गया है बारिश के। बारिश बहुत अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, लगभग 3 से 4 दिन बारिश होने लगी। अब सिकंदर महान जो हैं यह मौके की नज़ाकत को देखते हुए ताव लगा कर बैठा था कि सीधे
से हम राजा पोरस से जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कूटनीति का सहारा लेते हुए एक दिन अचानक जब बरसात कम हुई तो सिकंदर महान की सेना ने राजा पोरस के ऊपर धावा बोल दिया था। राजा पोरस जो बताया जाता है इसके पास में बहुत ही बड़ी लाव लश्कर वाली सेना थी, जिसके अंदर सबसे अति उत्तम जो सेना देखने को मिलती है वह हस्ती सेना बताई जाती है। कौन सी सेना? हस्ती सेना बताई जाती है। हाथियों के ऊपर सवार जो सैनिक होते थे उसे हस्ती सेना, तो हस्ती सेना सिकंदर महान की बहुत ही प्रसिद्ध बताई जाती है। अब इस युद्ध के अंदर जब ये आक्रमण हो गया है राजा पोरस की सेना के ऊपर, तो राजा पोरस की सेना ने भी बढ़ चढ़कर अपना अदम्य साहस दिखाया इस युद्ध के अंदर, लेकिन युद्ध क्षेत्र जो है वो संपूर्ण कीचड़ युक्त हो गया था, और कीचड़ युक्त होने के कारण साथ ही तेज तरार तीरंदाज जो सिकंदर महान के हुआ करते थे उनके द्वारा जब इनके ऊपर आक्रमण किया गया है, तो जब तीर जाकर हाथियों के लगने लगे तो हाथी चिंगाड़ मारकर बेक की तरफ वापस बेक फुट की तरफ सरकने लगे। अब हाथियों को तो ये पता नहीं है कि पीछे जो मेरे नीचे शरीर के नीचे जो कुचले जा रहे हैं सैनिक वो मेरे ही हैं। तो राजा पोरस की बहुत सारी सेना हाथियों के पांव के नीचे कुचलकर मारी गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर राजा पोरस ने अपने अदम्य साहस के साथ में लड़ते हुए अंतिम समय तक युद्ध जारी रखा, लेकिन मूर्छित अवस्था में राजा पोरस को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर सिकंदर महान के सम्मुख प्रस्तुत किया तो सिकंदर महान ने आवेश में आकर इसे नीचा दिखाते हुए टोंट मारते हुए बोला कि बोल तेरे साथ में कैसा सलूक किया जाए, तेरे साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। तब राजा पोरस ने एक बात कही जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बात लगी है सिकंदर महान को। राजा पोरस ने कहा कि एक राजा को एक दूसरे राजा के साथ में राजा जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बात सुनकर सिकंदर महान बहुत प्रभावित हुआ। इतिहासकार हालांकि इसे सिकंदर महान की कूटनीति मानते हैं, लेकिन सिकंदर महान ने राजा पोरस का संपूर्ण जीता हुआ साम्राज्य इसे पुनः लौटा दिया और मैत्री संबंध स्थापित कर दिया। सिकंदर महान का जो अटैक है इससे संघर्ष की बात करें तो मालवा के मालव जाति ने भी सिकंदर महान का सशस्त्र संघर्ष किया था, लेकिन कूटनीति के कारण सिकंदर महान यहाँ से भी बच निकला है, जीत हासिल हुई। बात कर लेते जब सिकंदर महान का अटैक हुआ था भारत के ऊपर तो उस समय मगध का शासक कौन बताया जाता है? हालांकि मगध के ऊपर नंद वंश का शासन बताया जाता है, लेकिन नंद वंश के अत्याचारों से जो पूरा देश जो है वो त्रस्त हो गए, जिसके कारण नया शासन चाह रहे थे। ऐसी कंडीशन के अंदर लोहा गर्म था। मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने हथौड़ा मार दिया और नंद वंश के शासक गणानंद को पूरी तरह से पराजित कर दिया और मगध की राजगद्दी को हथिया लिया। मगध की राजगद्दी के ऊपर मौर्य साम्राज्य का पताका लहरा दी है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लाकर खड़ा कर दिया मगध साम्राज्य को। लेकिन सिकंदर महान का लगातार युद्ध करने और सैनिक जो हैं ये लगातार युद्ध प्रवृत्ति के कारण बहुत ही दुर्बल साबित हो गए थे। अब सैनिक जो बताए जाते हैं इनको ग्रह आतुर यानी घर की भी याद सताई जाने लगी थी। और बता देता हूँ नंद वंश का जो शासक बताया जाता है गणानंद, इसके पास में 6 लाख सैनिक बताए जाते हैं, जो 4 प्रकार के सेना बताई जाती है, जिसमें गजी हैं, रथी हैं, अश्वरोही हैं, पैदल सैनिक है। अब इतने बड़े सेना के लाव लश्कर को देखकर सिकंदर महान की सेना पीछे हटने लगी और ग्रह आतुर होने के कारण सिकंदर महान की सेना ने लड़ने से मना कर दिया। और लड़ने से मना करने के बाद में सिकंदर महान की जो सेना है यह व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और ऐसी कंडीशन में सिकंदर महान ने निर्याकस जिसे समुद्री सेना का प्रमुख बनाया और सेल्यूकस निकेटर को अपनी स्थल सेना का प्रमुख सेनापति बनाकर सिकंदर महान आदि सेना के साथ में वापस अपने वतन की तरफ लौट गया। लेकिन ईरान के शूशा नगर के पास में पहुंचने के बाद में आत्मज्वर चढ़ गया सिकंदर महान को। तेज बुखार के कारण सिकंदर महान की 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। तो संपूर्ण सिकंदर महान की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली। बाद में सेल्यूकस निकेटर जो हैं इनका युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, जो मैत्रीपूर्ण संबंध यानी संधि वार्ता के ऊपर आकर खत्म हो जाता है, जो भारत की पहली इंटरनेशनल संधि और संधि के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का
विवाह कार्नेलिया के साथ में किया जाता है, जो भारत का पहला इंटरनेशनल विवाह कहलाता है। सेल्यूकस निकेटर जो 4 प्रदेश जीते हुए उन्हें वापस चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी रत्न आदि भेंट करता है किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो साथियों, यह यूनानियों की तरफ से सर्वप्रथम शासक सिकंदर महान की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली। अब यूनानी जो आक्रमणकारी भारत के ऊपर आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत पर आई है, लेकिन इनके सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस के वंशकर में जो शासक बताए जाते हैं, इनमें सबसे अंतिम प्रभावशाली शासक बताया जाता है मेनांडर। मेनांडर जो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ पर पड़ता है, जन्म से संबंधित स्थल है, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मेनांडर जो हैं, इनकी डिटेल हमें कहाँ किस ग्रंथ के अंदर पढ़ने को मिलती हैं, और मेनांडर जो हैं ये किस वंश के शासक के समकालीन हुआ था, इसके बारे में हमें जानकारी पढ़नी है। तो मेनांडर का जो जन्म है ये कलसी के अंदर हुआ था। ये कलसी कहाँ पर पड़ता है? तो कलसी जो है यह साकल से 200 योजन की दूरी पर स्थित अल्लासंड द्वीप पर पड़ता है। कलसी अल्लासंड द्वीप पर पलता है कलसी। अब अल्लासंड या फिर साकल कहाँ बताया जाता है? तो साकल बताया जाता है आपके सियालकोट, फरीदकोट, उमरकोट, ये सारे पाकिस्तान के नगर बताए जाते हैं। तो सियालकोट जो है ये वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। हम यूनानियों की तरफ से मेनांडर के बारे में पढ़ रहे हैं। साकल जो उनकी राजधानी बताई जाती है, बहुत ही धन धान्य वैभवपूर्ण जानकारी पढ़ने को मिलती है साकल के बारे में। व्यापार वाणिज्य सब समृद्ध बताए जाते हैं। साकल जो राजधानी बताई जाती है मेनांडर की, बात कर लेते हैं कि मेनांडर की डिटेल अगर हमें पढ़नी है तो कौन से ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी? तो मेनांडर की डिटेल जो है हमें मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ के अंदर पढ़ने को मिलती है। अब मिलिंद पन्हो के अंदर जो एक जानकारी पढ़ने को मिलती है, मिलिंद पन्हो पाली भाषा का लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ बताया जाता है। मिलिंद पन्हो में क्या वार्ता हमें पढ़ने को मिलती है, कौन सी जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो सुनिए आप, राजा मेनांडर व नागसेन इन दोनों के बीच में जो वार्ता है, इसका संवाद जो है यह मिलिंद पन्हो ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है। और मेनांडर जो है इसने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कब किया? जब वो संपर्क में आया नागसेन से। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु बताया जाता है। अब नागसेन से मेनांडर ने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे ऋषियों के बारे में बातचीत की और उसके पश्चात बौद्ध धर्म को धारण कर लिया है। अगर पूछ ले कि मेनांडर किस शासक के समकालीन बताया जाता है, तो मेनांडर जो है यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन बताया जाता है, जो शुंग वंश का शासक था। इतिहासकार बताते हैं कि शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग जो है ये शैव धर्म अनुयायी था और यह बौद्ध धर्म का नाश करने वाला बताया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म का संरक्षण देने वाला भी सामने हाजिर था, जिसे मेनांडर के नाम से जाना जाता है, जिसने बौद्ध भिक्षुओं को अपने राज्य के अंदर आश्रय दिया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग कहता है कि अगर कोई भी मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा तो मैं उसे 1000 सोने की दिनार प्रस्तुत दूंगा। लेकिन बौद्ध धर्म को बचाने वाला मेनांडर कहलाता है। तो साथियों, हमने यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी ले ली, जिसमें सम्राट सिकंदर महान के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली। लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं हूण जाति के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण की, स्पेशली एक और जाति के बारे में जिसका नाम हूण जाति। हूण का अर्थ क्या होता है, ये कैसी जाति थी, किस क्षेत्र से निकली है और ये किस वंश से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है, इसका संपूर्ण हम सार पढ़ने वाले हैं। तो सुनिए आप हूण जाति के बारे में। हूण जाति जो है इनकी उत्पत्ति बताई जाती है मंगोल से। मंगोल जाति से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। मंगोल जाति जो मंगोलिया की रहने वाली थी, और मंगोलिया जाति जो बताई जाती है इसका सबसे खूंखार एक लुटेरा या फिर आक्रमणकारी बताया जाता है, जिसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान जिस दिशा में गया उस दिशा में शादी की और अपने वंश वृक्ष को आगे बढ़ाया। तो सुनिए आप, उत्पत्ति मंगोल जाति से बताई जाती है और इनका मूलतः प्रदेश बताया जाता है काकेशस प्रदेश। क्षेत्र कौन सा बताया जाता है? काकेशस प्रदेश इनका क्षेत्र बताया जाता है। अब हूण जाति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसी जाति थी? तो सुनिए आप, हूण जाति मध्य एशिया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान
तजाकिस्तान आदि जो क्षेत्र बताए जाते हैं। मध्य एशिया की खानाबदोश जाति बताई जाती हैं। अब खानाबदोश किसे कहा जाता है कि वे लोग जो घूम फिर कर अपना जीवन यापन करते हैं, गुमंतु जिन्हें कहा जाता है, जैसे राजस्थान में गाडूत या लोहार। गुमंतु जो लोग हैं, पहले हुआ करते थे, अब तो नहीं है, जो गुमंतु लोग होते हैं या फिर घूम फिर कर अपना जो जीवन यापन करते हैं उसे खानाबदोश के नाम से जाना जाता है। ये खानाबदोश जो लोग हुआ करते थे अपने पास में मवेशी रखा करते थे, जहाँ पर ये लोग पानी, चारा और खाद्यान्न की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे, जिनमें से जाति बताई जाती है हूण जाति। सुनिए आप, हूण जाति मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति बताई जाती है, जिन्हें भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा जो नाम दिया गया है, इन्हें मलेच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलेच का नाम की इनको उपमा दी जाती है। सुनिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने हूणों की जो उत्पत्ति बताई है वह बंजारों व गुर्जरों से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। गुर्जरों व बंजारों से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किस जाति के? हूण जाति के किस शासनकाल में हुआ? तो शासनकाल या वंश का नाम बताया जाता है गुप्त, और शासक का नाम पूछ लिया जाए तो नाम आता है स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त ही वो गुप्त वंश का सबसे अंतिम प्रभावशाली शासक था, जिसने हूणों का सफल विरोध किया है, आक्रमणों का प्रतिरोध किया है। लेकिन इतिहासकार ये भी बताते हैं कि स्कंदगुप्त जो हैं, इनकी विजयश्री जो हैं, ये इतिहास के गर्भ में हमें धुंधली दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं तो भारत पर सर्वाधिक आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुए हैं हूण जाति के। बात कर लेते हैं हूण जाति जो है, इनमें सबसे प्रमुख शासक कौन सा बताया जाता है, उसका उत्तराधिकारी कौन सा बताया जाता है, उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से बताया जाता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सुनिए आप, प्रमुख शासकों की इस कड़ी के अंदर सबसे पहले नाम आता है तोरमान का। तोरमान जो है, इसने आर्यवर्त व मालवा क्षेत्र को विजित किया। आर्यवर्त व मालवा क्षेत्र को विजित किया। आर्यवर्त गंगा व यमुना क्षेत्र के दोआब प्रदेश को कहा जाता है, या फिर इसके इर्द गिर्द क्षेत्र को भी कहा जाता है। आर्यवर्त व मालवा क्षेत्र जो है, इसको संपूर्ण जीत लिया, और हूण वंश की तरफ से सबसे प्रभावशाली प्रतापी शासक जो देखने को मिलता है वो तोरमान देखने को मिलता है। अब तोरमान जो है, इसने भारत के इन प्रदेशों को जीतने के लिए भारत में सबसे ज्यादा रक्तपात किया है, लोगों का खून किया, लोगों को मारा है इस क्षेत्र को जीतने के लिए। अब बात करते हैं कि तोरमान जो है, इनका साम्राज्य विस्तार कहां पर बताया जाता है, कहां पर ये शासन करता था, ये जानकारी हमें कहां से पढ़ने को मिलती है। तो सुनिए आप, जैनी ग्रंथ कुवलेमाला, जैनी ग्रंथ कुवलेमाला की अगर हम बात करें, जो 778 ईस्वी के अंदर रचित किया गया था, जैनी ग्रंथ कुवलेमाला के अगर बात करें तो इसके अनुसार तोरमान जो है, इसका साम्राज्य चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया नगरी, जो आधुनिक ग्वालियर में स्थित है, चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया नगरी जो ग्वालियर में स्थित है, यहाँ से शासन को संचालित करता था। तोरमान के बारे में, शासन की भी प्रक्रिया के बारे में हमने बात कर लिया। बात करें अगर तोरमान के उत्तराधिकारी की, तो तोरमान जो है, इसका उत्तराधिकारी कहलाता है मिहिर कुल। कौन कहलाता है? मिहिर कुल इसका उत्तराधिकारी कहलाता है। और बात करें कि भारत में आने के बाद में हूण जाति जो है, ये भारतीय संस्कृति और समाज के अंदर एकीभूत हो गई है, संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन हो गई है। तो हूण जाति स्पेशली किस रक्त के साथ में अपना मेल जोल बढ़ाकर आगे इस मुख्य धारा में विलीन हो गई? तो इतिहासकार कहते हैं राजपूत। राजपूतों के रक्त मिश्रण में हूण जाति को ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम कि हूण जो जाति हैं, अगर इनके धर्म से संबंधित बात करें कि भारत में आने के बाद में इन्होंने कौन सा धर्म एक्सेप्ट किया, तो धर्म बताया जाता है शैव धर्म। शैव धर्म अनुयायी हुआ करते थे हूण जाति के लोग। अब हूणों ने ही भारत के अंदर शैव धर्म को अंगीकार करते हुए हर हर महादेव का नारा दिया था। ये सवाल कई बार पूछा गया, ध्यान रहे। तो साथियों, हमने इनके धर्म के बारे में बात कर ली। अगर बात करें कि हूण जाति जो है, इसने अपना प्रभावशाली एरिया स्थापित करने के बाद में हर एक शासन की जानकारी विशेषता होती है कि वो अपने नाम या फिर अपने वंश से संबंधित सिक्कों का प्रचलन करे। तो हूण जाति के लोगों ने भी सिक्कों का प्रचलन किया था भारत के अंदर, जिन्हें हूण या हुयाण कहा जाता है।
और पूछ ले कि हूण जाति से संबंधित जो प्रचलित सिक्के हैं वो किस धातु के हुआ करते थे। वैदिक काल के अंदर धातु को अयस कहा जाता है। तो धातु बताई जाती है स्वर्ण। स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी हूणों के द्वारा जो सिक्के प्रचलित करवाए गए थे। अब हूणों का दमन जो है सर्वाधिक किसने किया था, तो हूणों का दमन जो है मालवा और इसके इर्द गिर्द चंद्रभागा या मालवा मध्य प्रदेश के ऊपर हूणों का दमन करने वाले शासकों में नाम आता है यशोवर्मन और बालदित्य। यशोवर्मन व बालदित्य ने हूणों का दमन किया, लेकिन दमन जो है संपूर्ण नहीं हुआ। यह जाति भारत के ऊपर आई थी आक्रमण करने के उद्देश्य से, लेकिन भारत की समाज और संस्कृति की मुख्य धारा के अंदर विलीन हो गई। साथियों, आज अपना भारतीय इतिहास का एक चैप्टर आज क्लियर होता है, बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण, जिसमें हमने शक जाति के बारे में पढ़ा, कुषाण जाति के बारे में पढ़ा, यूनानियों के बारे में पढ़ा, साथ ही हूण जाति की सविस्तार जानकारी के बारे में हमने बात कर ली। साथियों, अब हम आगे भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर आगे मिडवेवल हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी और सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धन्यवाद।